Hello students, this is Anurag Srivastav from Bora Institute of Management Sciences, Lucknow, and today we will be discussing a topic from business statistics and analytics, measures of dispersion, and in that we will be talking about standard deviation. So, standard deviation, which is a very important measure of dispersion, the most important measure of dispersion, सबसे अच्छा मेज़र इसको माना जाता है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा बाकी जो मेज़र्स होते हैं उनके मुकाबले ये मुश्किल होता है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करना है, वो चीज़ें भी देखनी हैं। तो इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं रेंज के बारे में, इंटरक्वार्टाइल रेंज के बारे में और मीन डेविएशन के बारे में। तो अलग अलग मेज़र्स हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के और हर मेज़र का अपना अपना लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, अपना अपना लेवल ऑफ यूसेज है। तो रेंज सबसे आसान है, उससे मुश्किल थोड़ा सा इंटरक्वार्टाइल रेंज होता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा मीन डेविएशन होता है। मीन डेविएशन लेकिन एक मीडियम लेवल पे कह सकते हैं हम लोग, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता है, ज़्यादा और अच्छा भी माना जाता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन कई जगहों पर स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ किया जाता है क्योंकि मीन डेविएशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि वहाँ पर हम डिस्पर्जन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए साइन को इग्नोर कर देते हैं, प्लस और माइनस में कोई डिफरेंस नहीं रखते हैं और इस कारण से हम उसका आगे फर्दर एल्जेब्रिक एनालिसिस में, फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में उसका यूज़ लिमिटेड हो जाता है, उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाता क्योंकि वो अनसाइंटिफिक माना जाता है, अनमैथमेटिकल माना जाता है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम डिस्पर्जन देखते हैं, सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूर तक बाकी वैल्यूज़ बिखरी हुई हैं, हमें ये जानना है। तो जब हमें ये जानना है तो सेंट्रल वैल्यू से पॉजिटिव साइड में डिफरेंस है कि नेगेटिव साइड में डिफरेंस है, इससे एक्चुअली हमें मतलब होना नहीं चाहिए। इससे मतलब ना हो इसके लिए हमने साइन इग्नोर कर दिया, लेकिन साइन इग्नोर करने से अनमैथमेटिकल हो गया। साइन इग्नोर नहीं करेंगे तो सही वैल्यू नहीं आएगी। तो साइन से कैसे डील किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो अनसाइंटिफिक भी ना होने पाए, अनमैथमेटिकल भी ना होने पाए, आगे उसका यूसेज भी हो सके आसानी से और प्रॉपर तरीके से, और साइन का इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाए। इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ किया जाता है। तो इसकी डेफिनीशन और इसके बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं और इसको एक एक करके धीरे धीरे हम लोग क्लियर करते चलते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो बेसिक छोटी सी इसकी डेफिनीशन है वो हम याद रखेंगे और उसी डेफिनीशन से ही हमको उसके फार्मूले के बारे में भी पता चल जाता है। सो वी कैन सिंपली से दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम मीन। तो मीन वैल्यू जो भी है उससे डेविएशंस निकालेंगे, मीन वैल्यू से जो डेविएशन है उनके स्क्वायर्स निकालेंगे। स्क्वायर निकालने से क्या हुआ? स्क्वायर निकालने से साइन का इम्पैक्ट ख़त्म हो गया। मीन डेविएशन में हम साइन को इग्नोर कर रहे थे, यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, साइन का इम्पैक्ट ख़त्म हो गया, हमने कोई अनमैथमेटिकल काम भी नहीं किया और साइन से छुटकारा भी मिल गया। तो इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर निकालने के बाद हमने मीन निकाला, उन सारे स्क्वायर्स को ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, मीन निकल आया। और क्योंकि पहले स्क्वायर निकाला था इसलिए हमने अब दोबारा से उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो ये रिवर्स ऑर्डर में हम कह सकते हैं, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। तो इट इज़ द रूट मीन स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन। एक डिफरेंस और जो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में है वो ये हमको ध्यान रखना है कि मीन डेविएशन जो है वो किसी भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कैलकुलेट किया जा सकता है। मीन डेविएशन हम मीन से भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं, मोड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो, ये जो टर्म स्टैंडर्ड इसमें है, ये डिनोट करता है कि इट इज़ कैलकुलेटेड ओनली फ्रॉम मीन एंड नो अदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये इसको और बेहतर बताता है क्योंकि मीन, मीडियन और मोड इन तीनों में भी मीन इज़ द मोस्ट साइंटिफिक मेज़र। मीडियन और मोड वो अच्छे मेज़र उतने नहीं माने जाते हैं जितना कि मीन माना जाता है। तो जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स और उससे रिलेटेड क्या हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना है, पहला स्टेप हो गया।
क्योंकि हमें रूट मीन स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। तो किससे डेविएशन निकालना है? मीन से निकालना है, तो मीन कैलकुलेट करना होगा। पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप मीन कैलकुलेट करने का हो गया। और यानी कि क्या हमने निकाला, उसके आगे जो लिखा हुआ है एक्स बार वी नीड टू कैलकुलेट। सो फाइंड मीन, दैट इज़ वी नीड टू कैलकुलेट एक्स बार। दूसरा स्टेप जो हमें करना है वो हो गया, वी हैव टू फाइंड द डेविएशन। जितनी भी वैल्यूज़ हैं पूरी सीरीज़ में, पूरे डेटा में जितनी वैल्यूज़ हैं, उन सारी वैल्यूज़ का हमें मीन से डेविएशन निकालना है। तो मीन से डेविएशन निकालने का मतलब हो गया, जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हमें अगर हम एक्स से डिनोट करें, जो डेविएशंस हैं उन्हें उसे अगर हम डी एक्स से डिनोट करें, तो डी एक्स विल बी गिवन बाई सिंपली एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार हो गया, ये हमें डेविएशंस निकल आए। तीसरा स्टेप जो करना है, इसके बाद एक एक स्टेप इसी तरह से करते जाना है, और उसी से हमारा आप देख सकते हैं फॉर्मूला भी निकल आ रहा है। तो तीसरा स्टेप जो हुआ, दैट इज़ वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर्स ऑफ दीज डेविएशंस। तो जितनी भी डी एक्स की वैल्यूज़ इंडिविजुअली आई हैं, ऑल दीज वैल्यूज़ नीड टू बी स्क्वायर्ड। जितने x की जो भी वैल्यू, x की वैल्यू 10 है, मीन की वैल्यू 30 है, 10 माइनस 30 वी गेट -20, -20 हैज़ टू बी स्क्वायर्ड, तो -20 विल बिकम +400। ये फ़ायदा हो गया। अगर +20 कहीं डेविएशन है तो वो भी 400 हो जाएगा, तो साइन का इम्पैक्ट खत्म हो गया, स्क्वायर करने से साइन खत्म हो गया। ये पूरी हमें एक चीज़ मिल जाएगी, dx स्क्वायर। फाइंड द मीन ऑफ दीज स्क्वायर डेविएशंस। इन स्क्वायर डेविएशंस का हमें मीन निकालना है। मीन निकालने का मतलब ऑब्वियसली हो गया कि सारे जो ये स्क्वायर्स आए हैं इनको ऐड अप करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। सो समेशन डी एक्स स्क्वायर बाई एन, ये स्टेप हो गया। और फाइनल स्टेप, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा, स्मॉल ग्रीक लेटर सिग्मा, ग्रीक स्मॉल लेटर सिग्मा जो है, उससे हम डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। सिग्मा इज़ देयरफॉर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये जो भी स्टेप्स हैं, जो डेफिनेशन थे, डेफिनेशन को ब्रेक करके हमने स्टेप्स निकाल लिए। स्टेप्स को ही हम परफॉर्म करते जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला निकल आए। अब बस इतनी सी एक चीज़ छोटी सी ध्यान देने वाली है कि ये फॉर्मूला जो है ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए है। ग्रुप डेटा में आगे हम लोग देखेंगे, बस फ्रीक्वेंसी और इसमें बढ़ जाएगी। तो ये इसमें एक दो चीज़ें जो आपको याद रखना है। एक चीज़ तो ये कि थोड़ी छोटी सी चीज़ है, जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर बाई एन। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो सिंबल लिखा है, लेटा हुआ 9 है, वो भी सिग्मा, उसको भी पढ़ते हैं, वो स्मॉल लेटर सिग्मा है, ग्रीक स्मॉल लेटर सिग्मा। और जो समेशन के लिए जो साइन लिखा हुआ वो भी सिग्मा है। आप लोग ये थोड़ा सा एक बात गांठ बांध लेंगे सारे स्टूडेंट्स, कि स्मॉल सिग्मा को स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज़ किया जाता है, कैपिटल सिग्मा को समेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और जब हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में जब भी ये दोनों सिंबल्स हमारे सामने आएंगे तो स्मॉल सिग्मा को हम सिग्मा बोल सकते हैं। एंड व्हेनेवर वी से सिग्मा इट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। और कैपिटल सिग्मा को हम कभी भी लेकिन सिग्मा नहीं पढ़ेंगे, उसको हमेशा हम समेशन ही पढ़ेंगे। तो कैपिटल सिग्मा लिखा हुआ तो समेशन पढ़ेंगे, स्मॉल सिग्मा लिखा है तो सिग्मा पढ़ेंगे, और स्मॉल सिग्मा का मतलब हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। सो नाउ मूविंग ऑन, अगर ग्रुप्ड डेटा है तो हम लोग ग्रुप्ड डेटा के केस में हम फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो, सॉरी ये तो सेम फॉर्मूला है, जस्ट अ मोमेंट, दिस इज़ द सेम फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था, तो उसी फॉर्मूले को हम लोग दोबारा देख रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड, इसका मतलब जो है वो वही फॉर्मूला यहाँ पर हम ले आए, सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन डी एक्स स्क्वायर बाई एन। लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि आपको मीन निकालना, मीन से डेविएशंस निकालने हैं, वो लंबा प्रोसेस हो सकता है। इसलिए हमारे पास एक दूसरा शॉर्टकट मेथड है जो कि सिंपल है। वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वहाँ हम d की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। d इज़ द डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें आप देख सकते हैं dx के बजाय d लिखा हुआ है, वो एज्यूम्ड मीन से डेविएशन है। तो वहाँ पर फ़ायदा ये हो जाता है कि एज्यूम्ड मीन अगर हम लेंगे, वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई इंटीजर वैल्यू ले लेंगे। इंटीजर वैल्यू लेने से हमें जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़े सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो ये दो फार्मूले हैं। dx की का मतलब पहले ही हम लोग देख चुके हैं, d का मतलब है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसी तरीके से, लेकिन जो नॉर्मली हम लोगों से सवाल पूछे जाएंगे वो ग्रुप डेटा से ही पूछे जाएंगे।
ग्रुप डेटा में भी कंटिन्यूस सीरीज़ ज़्यादा पूछी जाती है। तो चाहे कंटिन्यूस सीरीज़ हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज़ हो, उस केस में हमारे पास 3 अलग अलग फॉर्मूले और भी हैं, लेकिन 3 जो मेजर फॉर्मूले हैं वो हमको समझना ज़रूरी है। डायरेक्ट मेथड में जैसा कि आप देख सकते हैं पिछली स्लाइड से केवल इतना चेंज हुआ है कि f की वैल्यू भी यहाँ पर आ गई है, तो हम dx स्क्वायर को f से भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। और इसी तरीके से शॉर्टकट मेथड में भी चेंज केवल पिछली स्लाइड से इतना ही है कि यहाँ पर भी डी स्क्वायर के बजाय एफ डी स्क्वायर और एफ डी की बजाय डी के बजाय एफ डी आ जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसीज़ का भी यूज़ किया जा रहा है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस इन दी डायरेक्ट मेथड एंड इन दी ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों का यूज़ देखेंगे। शॉर्टकट मेथड से भी शॉर्टकट मेथड लेकिन जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे और उसे बोलते हैं द स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड is something that you must already have studied during calculation of mean also। उसको हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेश यहाँ पे कर लेंगे कि यहाँ पर कैसे हम लोग कर रहे हैं। स्टेप डेविएशन प्रोसेस वही है, थोड़ा सा अभी देख लेंगे। तो इसमें होता क्या है, फ़ायदा क्या है कि अगर हम शॉर्टकट यूज़ करें, अगर हम एज्यूम मीन यूज़ कर रहे हैं तो वैल्यूज़ सिंप्लीफाई हो जाती हैं। जब हम स्टेप डेविएशन यूज़ करते हैं तो वैल्यूज़ छोटी हो जाती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन में हमें स्क्वायर करना होता है, स्क्वायर रूट करना होता है, तो ये दोनों जो स्टेप्स बीच में आते हैं ये इसको मुश्किल कर देते हैं। तो जो भी फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाता है, लेकिन अगर प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के हम तरीके यूज़ कर लें तो उससे हमें आसानी हो जाती है, और ये तरीके हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड इज़ द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग आगे देख लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, नॉट एग्जैक्टली छोटा तो बहुत नहीं होगा क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोसेस इतना छोटा होता नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों के पहले के एग्ज़ाम में आया हुआ है। AKTU के एग्ज़ाम में, MBA के एग्ज़ाम में 2017 में 2017 में दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अनदर क्वेश्चन। उसमें मीन भी निकालना था, यहाँ पर हम लोगों ने उसका केवल स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पार्ट देखना है। तो ऐसे डेटा दिया जा सकता है, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एजेस दी हुई हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं। अ क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2017। ध्यान देना है यहाँ पर हमें क्या, एक चीज़ जो छोटी सी और इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। ये डेटा ऐसा लग रहा है कि डिस्क्रीट सीरीज़ का है, बट एक्चुअली इट इज़ ऑफ कंटिन्यूस सीरीज़। दिस इज़ अगेन समथिंग दैट यू मस्ट हैव स्टडीड ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑल्सो। वहाँ से आप लोग ने देखा ही होगा। इसको करना केवल इतना है कि ये जो एजेस दी हुई हैं इसको यूज़ करके हमें क्लासेस को एक कंस्ट्रक्ट करना होगा। सबसे पहले क्लासेस बनाने होंगे और उसके बाद ही इसमें हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो जब भी कहीं पर भी डेटा ऐसे दिया हुआ लेस दैन, ग्रेटर दैन, इसका मतलब है वो कंटिन्यूस सीरीज़ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी लेस दैन, ग्रेटर दैन इस तरह की सिचुएशन अगर दी हुई है तो इसका मतलब जो है कि वो जो फ्रीक्वेंसीज़ दी हैं, नीचे वाला जो कॉलम है वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसीज़ नहीं है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ हैं। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़, जिस तरह से फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है, वैसे ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसीज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बहुत ही ज़रूरी है, जो ध्यान रखनी है। तो ये काम करने के लिए हमने क्लासेस बना लिए। पहला क्लास हो गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से करके सारे क्लासेस हमारे आ जाएंगे। तो 0 to 10 सबसे छोटा क्लास है और इस तरह से करके टोटल 7 क्लासेस आर देयर अप टू 70 to 80। इस तरह से टेबल बना करके हमें सबसे पहले जितनी भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं फार्मूले में वो हमें करनी होंगी। तो बगल में स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में हमें स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर बाई एन जो ये करना है, इसके लिए पहला स्टेप जो हमें करना है वो है मीन का कैलकुलेशन। तो हमने क्लासेस बना लिया। क्लासेस बनाने के बाद क्लासेस की मिड वैल्यू लेनी पड़ेंगी, क्योंकि मीन डिपेंड्स अपॉन दी मिड वैल्यू। क्लासेस का यूज़ नहीं है, वहाँ पर मिड वैल्यू का यूज़ है। तो मिड वैल्यूज़ हम लिखेंगे
0 to 10 क्लास की जो मिड वैल्यू है, इट इज़ द मिड वैल्यू इज़ 5. सिमिलरली 10 to 20 द मिड वैल्यू इज़ 15, 20 to 30 द मिड वैल्यू इज़ 25. और इस तरह से हम सारी वैल्यूज़ लिखते चले जाएंगे. हर क्लास की बीच की वैल्यू जो है वो हमने x की वैल्यू ले ली. फ्रीक्वेंसीज जैसा कि अभी पिछली स्लाइड में बताया, उनको सब्ट्रैक्ट करके हमें बनाना होगा. तो ये फ्रीक्वेंसीज सारी आ जाएंगी. जब हम सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसीज हमें मिल जाएंगी. और एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज इन क्लासेस की इस तरह से मिलेंगी जिसका टोटल है दैट इज़ 125. द समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज़ 125. तो ये हमको n की वैल्यू मिल गई. जो फॉर्मूले में n है, x बार के फॉर्मूले में n है और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में भी जो n है वो हमें वैल्यू मिल गई. तो एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कैसे n की वैल्यू, यानी कि हमारी ये वैल्यू जो है दिस इज n. n की वैल्यू 125 हमें मिल रही है. नेक्स्ट फिर हम लोग को कैलकुलेट करना होगा. ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि मीन कैलकुलेट करना है इसलिए fx चाहिए, x और f का प्रोडक्ट चाहिए. 5 इंटू 15, 15 इंटू 15 225, इसी तरह से 25 इंटू 20. ये सारे कैलकुलेशंस हम लोग इस तरह से कर लेंगे. fx आ गया और fx निकालने के बाद समेशन fx, ये जो टोटल आया 4425, दिस इज समेशन ऑफ fx. fx का समेशन आ गया. और मीन के फॉर्मूले में जब हम ये रख देंगे x बार, साइड में जो लिखा हुआ हम लोगों ने वो x बार इज इक्वल टू समेशन fx डिवाइडेड बाई n. तो 4425 डिवाइडेड बाई 125, द मीन वैल्यू इज इक्वल टू 35.4. 35.4 ये मीन वैल्यू हमको मिल गई. मीन वैल्यू एक बार जब हमें मिल जाएगी तो हम dx कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो द कैलकुलेशन ऑफ dx हैज़ टू बी नाउ डन. तो dx कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, dx इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार. पहले अभी हम देखा था हमने, तो 5 माइनस 35.4. सिमिलरली 15 माइनस 35.4, 25 माइनस 35.4, 35 माइनस 35.4, 45 माइनस 35.4. तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ dx. dx एक बार जब निकल आएगा तो हमें क्योंकि चाहिए क्या, समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर. सिग्मा के फॉर्मूले में समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए हमें डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए होगा. तो हर वैल्यू को हम स्क्वायर कर देंगे, सारी वैल्यूज़ को स्क्वायर करते जाएंगे तो ये वैल्यूज़ हमको डी एक्स स्क्वायर की मिल जाएंगी. समेशन इसका हमें करना हो, ये डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा. फॉर्मूले में चाहिए हमें क्या, एफ डी एक्स स्क्वायर. तो एफ डी एक्स स्क्वायर के लिए हम अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 3 f का और उसके बाद कॉलम नंबर 6 dx स्क्वायर का, इन दोनों का प्रोडक्ट. तो 15 इंटू 924.16, ये हमें पहली वैल्यू मिलेगी एफ डी एक्स स्क्वायर की. इसी तरह से सेकेंड वैल्यू 15f इंटू डी एक्स स्क्वायर 416.16, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो दूसरी वैल्यू मिल गई. इसी तरह से तीसरी वैल्यू, बाकी वैल्यूज़ ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे एफ डी एक्स स्क्वायर और उसका समेशन हमें मिल जाएगा. समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वी गेट 48480. ये वैल्यूज़ समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर और n की वैल्यू हम रख लेंगे फॉर्मूले में और कैलकुलेट करेंगे तो हमें दिख रहा है सामने कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 19.अप्रॉक्सीमेटली 19.69 इतनी हमको मिल रही है. So this is how standard deviation needs to be calculated. ये डायरेक्ट मेथड हो गया. अब डायरेक्ट मेथड का ड्रॉबैक आप देख सकते हैं, क्योंकि मीन की वैल्यू थोड़ी सी बस डेसिमल में आई है, एक डेसिमल प्लेस तक हम लोगों ने ली है और एक्चुअली एक डेसिमल प्लेस तक आएगी ही कैलकुलेशन में, तो उससे dx की वैल्यू डेसिमल में हो गई, फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई, dx स्क्वायर और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एफ डी एक्स स्क्वायर और कॉम्प्लिकेटेड हो गया. ये प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट मेथड में. इसलिए हम लोग इससे बेटर मेथड जो देखेंगे दैट विल बी दी स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जो कि हमें इससे बेहतर वैल्यू देगा. तो स्टेप डेविएशन मेथड में जैसा कि यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना काम तो वैसे ही करना है, जो काम हम लोगों ने पहले किया था
डायरेक्ट मेथड में, वही काम हमें यहाँ भी करना है स्टेप डेविएशन मेथड में भी। तो क्लासेस जिस तरह से वहाँ लिखे गए थे उसी तरह से यहाँ पर भी हमने क्लासेस लिख लिए, सारे के सारे क्लासेस उसी तरह से बनाएंगे, उसी तरह से लिख लेंगे। उन क्लासेस की ऑब्वियसली हम लोग को मिड वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि जितने भी ऐसे मेज़र्स हैं, मीन जो है और मीन से रिलेटेड जो मेज़र्स हैं, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इससे रिलेटेड जो स्क्यूनेस के मेज़र्स होंगे, कर्टोसिस के भी मेज़र्स हम लोग देखेंगे, तो ये सब के सब मिड वैल्यू पे डिपेंडेंट होते हैं। इसको जब भी हमें कैलकुलेट करना होगा तो मिड वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी। मीडियन मोड से रिलेटेड मोड वगैरह के लिए कभी कभी हमें मिड वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहला स्टेप, जब भी हमें मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, अगर कंटिन्यूस सीरीज़ दी हुई है तो हमको उसकी मिड वैल्यू निकाल लेना है, उसे हम x से डिनोट करते हैं। और हम ये मान करके चलते हैं कि हर क्लास की जो मिड वैल्यू है, सारी वैल्यूज़ उस क्लास की उसके बराबर ही हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इन सब क्लासेस की मिड वैल्यूज़ हमने इस तरह से निकाल ली। फ्रीक्वेंसीज़ भी हम लोगों ने जिस तरह से कैलकुलेट की थी सब्ट्रैक्ट करके, वैसे ही सब्ट्रैक्ट करके हम फ्रीक्वेंसीज़ निकाल लेंगे, और फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल वो 125, 125 ऑब्जर्वेशंस ही थे, 125 ऑब्जर्वेशंस ही यहाँ पर भी हैं। सो दिस मच प्रोसेस ऑब्वियसली इज़ द सेम, बट now the change is that in step deviation method, the advantage of the step deviation method is that we are not going to calculate mean। तो दो चीज़ें बचेंगी, एक तो मीन का जो छोटा सा भी बहुत प्रोसेस था, बहुत छोटा भी वैसे नहीं होता, लेकिन जो भी अगर छोटा भी हम मान लें तो वो उसका टाइम हमारा बच गया, मीन कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। दूसरा, क्योंकि हम एज्यूम्ड मीन ले रहे हैं तो एज्यूम्ड मीन इंटीजर वैल्यू हो गई, जो कि a की वैल्यू जो हम यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू 35। सो दिस इज़ आवर एज्यूम्ड मीन, ये हमारा एज्यूम्ड मीन है, हमने मान लिया। जितनी वैल्यूज़ x की हैं उसमें से बीच के वैल्यू के आसपास टोटल 8 वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, टोटल 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75, टोटल 8 वैल्यूज़ जो हैं उसमें से बीच की वैल्यूज़ 35 एंड 45 हैं। थ्योरेटिकली तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 5 से लेके 75 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 5 के बाहर पहले की 5 से छोटी और 75 से बड़ी वो भी वैल्यू ले सकते हैं, इनमें कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही वो भी वैल्यू ले सकते हैं, एक ही कुछ भी वैल्यू लेंगे, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। लेकिन हमारा पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि हमें एक आसान तरीका यूज़ करना है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो आसानी तभी होगी जब बीच के आसपास की कोई वैल्यू लेंगे, तो 35 या 45 शुड प्रेफरेबली बी टेकन टू बी एज्यूम्ड मीन। इस एग्जाम्पल में हमने 35 लिया है। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग एक बार इसी क्वेश्चन को 45 लेकर के भी करें और सेम एग्जैक्टली वैल्यू आनी चाहिए, ये देख आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उस बेसिस पे जो भी वैल्यू हमारी पिछले स्लाइड में आई थी वही वैल्यू यहाँ भी आएगी, और वही आप 45 लेके करेंगे तो भी वही आएगी। तो एज्यूम मीन हमने मान लिया इट इज़ इक्वल टू 35, और i यहाँ पे क्या है? i इज़ द कॉमन फैक्टर। जो फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा था i इज़ द कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इज़ नॉर्मली इक्वल टू द क्लास इंटरवल, इट इज़ नॉर्मली इक्वल टू द क्लास इंटरवल। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं कि क्लासेस बराबर इंटरवल के हों ही ना, तो कोई भी ऐसी वैल्यू हो सकती है i की जिससे कि सारे के सारे जो वैल्यूज़ हैं वो प्रॉपरली डिवाइड हो जा रही हैं, ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है। सारी की सारी x की वैल्यूज़ प्रॉपरली डिवाइड होने वाली ऐसी वैल्यू ले सकते हैं। तो i इज़ दी कॉमन फैक्टर, जो भी कोई कॉमन डिविजिबिलिटी फैक्टर हो सकता है, और dx पहले हम लोग बात कर ही चुके हैं, dx इज इक्वल टू x माइनस ए। तो a अगर एज्यूम्ड मीन है तो x माइनस ए 5 माइनस 35 ये निकालेंगे हम लोग। 5 माइनस 35 माइनस 30 आ गया ऑब्वियसली, 15 माइनस 35, इसी तरह से 25 माइनस 35, 35 माइनस 35, सारी वैल्यूज़ इस तरह से हमको मिल गई, dx की सारी वैल्यूज़ मिल गई। जो हम लोग यूज़ कर रहे थे dx की वैल्यू इन केस ऑफ दी डायरेक्ट मेथड, वहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यूज़ मिल रही थी, यहाँ पर हमको आसान वैल्यूज़ मिल रही हैं। एक सिंप्लीफिकेशन उस मेथड से इसका ऐसे ही हो गया। 35.4 माइनस 30.4 माइनस 35.4, इन सारी चीज़ों का या फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का जब हम स्क्वायर करेंगे तो दिक्कत होगी,
कैलकुलेटर अलाउड होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी बड़ी फिगर्स को यूज़ करना, उनको ऐड करना, उनको डिवाइड करना, इसमें केयरलेस मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितनी छोटी फिगर्स होंगी उतना आसान हो जाता है सब क्वेश्चन। तो इसलिए ये जितनी छोटी हो, जितनी सिंपल फिगर्स हों, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ ना हो। dx की वैल्यूज़ इस तरह से हमको मिल गई। फिर जब dx की वैल्यू मिल गई तो हम d निकालेंगे, और d की वैल्यू जो है, d इज़ एक्चुअली इक्वल टू dx अपॉन i। I will put it here, d is equal to dx upon I। जो हमने dx कैलकुलेट किया है उसको हम I से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, d की वैल्यू मिल जाएगी। तो dx की वैल्यू, ये एक्चुअली ये कॉमन फैक्टर वहीं से आ रहा है। जो dx की सारी वैल्यूज़ हैं उनसे आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज़ 10 ऐसी बड़ी, सबसे बड़ी वैल्यू जिससे सभी डिविजिबल है, इसलिए हमने 10 उसको लिया है। तो d निकल आया हमारा -30/3, -30/10, -20/10, और इस तरह से सारी वैल्यूज़ d की निकल आई। d के बाद जो हमें फॉर्मूले में आप देख सकते हैं क्या क्या वैल्यूज़ हमको चाहिए, समेशन fd² चाहिए, तो इसलिए हम d² भी निकालेंगे, और दूसरे में हमें समेशन fd चाहिए, इसलिए हम fd भी निकालेंगे। तो f इंटू डी, 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई -3 -45 आ गया। इसी तरह से 15 मल्टीप्लाइड बाई -2 -30 आ गया, -20 आ गया, और ये वैल्यूज़ fd की आ गई। इन सबको हम जोड़ रहे हैं जब, तो इनका एल्जेब्रिक सम नेगेटिव और पॉजिटिव को क्रॉस आउट जब हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5 आ रहा है, तो समेशन fd वो मिल जाएगा। और इसी तरह से d² भी हम लोग निकाल रहे हैं, तो सारी वैल्यूज़ जो d थी उनको हमने स्क्वायर कर दिया, और उसके बाद हमने fd² भी निकाल लिया। फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ हैं वो हम इस तरह से फिर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। समेशन fd² की वैल्यू 485 आ गई, समेशन fd की वैल्यू भी निकाल लिया, और सारी वैल्यूज़ निकाल करके यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज़ एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस स्लाइड। एग्जैक्टली वही वैल्यू यहाँ पर भी आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सारी वैल्यूज़। स्टैंडर्ड डेविएशन के जो 2 फार्मूले हैं उसमें से बेटर फार्मूला ये जो स्टेप डेविएशन मेथड का है उसका यूज़ करके बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कभी कभी जो दूसरा फार्मूला हम लोगों ने देखा था पहला, शॉर्टकट जो डायरेक्ट मेथड है, दैट कैन ऑल्सो बी मेड यूज़ ऑफ। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट दी मेजर्स। अब ये एक छोटी सी टेबल हम लोग जल्दी से देख लें, क्योंकि कंपैरिजन देखना ज़रूरी है सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का। जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखी हैं, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी किस में प्रेजेंट है, किस में नहीं प्रेजेंट है, दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो क्रॉस मीन्स दैट प्रॉपर्टी इज़ नॉट प्रेजेंट, एंड टिक मीन्स दैट प्रॉपर्टी इज़ प्रेजेंट। जिसमें जितने ज़्यादा टिक हैं वो उतना अच्छा मेज़र सेंट्रल टेंडेंसी, वो उतना अच्छा मेज़र डिस्पर्जन का माना जाता है। सो देयरफॉर mean deviation and standard deviation are the best measures of standard deviation. So this completes our discussion on standard deviation and the measures of dispersion. Thank you.